दिल्ली ब्लास्ट के 5 दिन ही बीते थे कि श्रीनगर में एक और ब्लास्ट ने देश को इस वक्त दहशत में डाल दिया है। श्रीनगर का नौगाम ब्लास्ट दिल्ली धमाके से भी ज्यादा भयानक था। ये धमाका इतना ज्यादा भीषण था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। वहीं पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट ने अब पूरे इलाके को हिला दिया है। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी है। इन दो तस्वीरों में आप दोनों धमाकों की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे दिल्ली से श्रीनगर धमाकों से दहल गया। पहली तस्वीर 10 नवंबर की है जब लाल किले के पास आतंकियों ने धमाका किया। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है जहां विस्फोटक का सैंपल लेते वक्त ब्लास्ट हो गया। देखिए, जब ये धमाका हुआ तो पूरा इलाका थर्रा गया। ब्लास्ट का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं जब धमाका हुआ तो कैसे घरों की लगी खिड़कियां हिलने लगी। ब्लास्ट का दूसरा सीसीटीवी भी सामने आया है। धमाका होते ही पूरे आसमान में रोशनी फैल गई। मैदान में बैठे हुए कुत्ते ब्लास्ट की आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि नौगाम पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आप इन तस्वीरों में देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई गाड़ियों में आग लगी है। दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। जहां ये धमाका हुआ वहां से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। कई घरों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई, 9 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद से बरामद बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और केमिकल्स को श्रीनगर के नौगाम ले जाया गया था और एफएसएल की टीम इसी विस्फोटक का सैंपल ले रही थी, तभी अचानक धमाका हो गया। दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का एक कनेक्शन सामने आने के बाद जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया उनसे इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी और ऐसे में इस धमाके के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धमाके के बाद का मंजर बहुत ज्यादा भयानक है। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर में नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके का सीसीटीवी है, वहीं दूसरी तस्वीर में ब्लास्ट के बाद उस एरिया में हर तरफ फैली तबाही और बर्बादी है। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन के जिस हिस्से में ये विस्फोटक रखा था वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके तो चीथड़े उड़ गए। अब निशानी के तौर पर जमीन पर पड़े जूते दिख रहे हैं। अब जरा वहां पर मौजूद गाड़ियों की हालत देखिए, कैसे गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, कारों के परखच्चे उड़ गए हैं, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। आसपास रखा सामान बर्बाद हो गया, थाने की दीवार पूरी तरह ढह गई, आसपास के घरों के शीशे टूट गए। रिहायशी इलाके हैं तो कांच के टुकड़े जो हैं हर तरफ हमें बिखरे नज़र आ रहे हैं और खिड़कियों के शीशे तक जो हैं ज़मीन के नीचे आ गए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सामने एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं मेरे नीचे भी कांच के टुकड़े जो हैं आपके खिड़की के वो नज़र आएंगे। इस धमाके में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 4 एसआईए टीम के सदस्य, 2 राजस्व अधिकारी, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर और 1 दर्जी शामिल है। जैश ए मोहम्मद के सफेद पोस्ट टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र यही नौगाम थाना है। ये पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट एरिया के भी काफी नजदीक है। ऐसे में धमाके के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अब तक की जांच में इतना तो साफ हो गया है कि नौगाम आतंकी ब्लास्ट जो है वो साजिश नहीं है। किस तरह से इस धमाके के तार दिल्ली ब्लास्ट से साफ साफ तौर पर जुड़े हुए हैं। जिस केमिकल और विस्फोट से दिल्ली में धमाका हुआ, नौगाम में भी धमाका उसी से हुआ है। नौगाम ही वो जगह है जहां सबसे पहले जैश ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे और जांच में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इसके बाद देश भर से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग-अलग ठिकानों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली। उसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला इलाके में कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जांच का दायरा श्रीनगर से लखनऊ तक पहुंचा। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था, जिसकी जांच के दौरान ब्लास्ट हुआ। अब तक की जांच से ये साफ हो गया है कि नौगाम थाने में ब्लास्ट का कोई आतंकी लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर महीने में नौगाम में जैश के पोस्टर से जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि भारत को दहलाने की बेहद खतरनाक साजिश रची गई थी, जिसका समय रहते खुलासा हो गया। और आइए अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म की टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद आती है। इसके बाद 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। 8 नवंबर को दोबारा जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद आई। 8 नवंबर को यहां से हथियार और विस्फोटक की जानकारी मिली। तो वहीं 8 नवंबर को ही शाहीन की कार से राइफल और कारतूस बरामद किया गया।
9 नवंबर को 350 किलो से ज्यादा जो है विस्फोटक वो बरामद किया गया। 10 नवंबर को 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां पुलिस ने बरामद किया। तो वहीं 10 नवंबर शाम को 6:52 पर आपको बता दें लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि कई परिवारों की दुनिया ही उजाड़ देने वाली त्रासदी बन गया है। पुलिस स्टेशन के भीतर हुआ ये विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था कि आसपास की इमारतें यहां हिल उठी। धमाके के बाद नाराज लोगों का गुस्सा भी पुलिस पर फूटा। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप और गुस्सा दोनों देखने को मिला। रोते बिलखते लोग जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खो दिया, वो सड़क पर जमा होकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने हालात बिगड़ने न देने के लिए भीड़ को रोकने की कोशिश की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लोग रोते हुए अपना दुख और गुस्सा दोनों जाहिर करते नजर आए। दरअसल नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका इतना बड़ा था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तेज धमाका हुआ, धुएं का गुबार दिखा, आग के गोले, और देखते ही देखते थाने की पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। आसपास की इमारतों की खिड़कियों के कांच तक चटक गए और नौगाम का ये विस्फोट कई परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द बन गया। देखिए, नौगाम में ब्लास्ट पूरी तरह से चूक का मामला है, लेकिन इस पर अब सियासत अचूक हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि कश्मीरी ही आखिर क्यों सवालों के घेरे में है, असम या फिर छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं है? हर कश्मीरी पे निशान है। क्या आसामी पे होता जब वहाँ एक्सप्लोजन होता है, या छत्तीसगढ़ में होता है? ये सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। इनके बेटे उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के हालात के लिए बेटे से नहीं सवाल देश से पूछ रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीरियों को संदेह की नजरों से क्यों देखा जा रहा है। जनाब, असम और छत्तीसगढ़ के लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए गए हैं। अब तक की जांच में दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों के कुछ डॉक्टरों की ही भूमिका संदिग्ध है। नौगाम थाना के मालखाने में हुए ब्लास्ट पर ओवैसी की पार्टी भी सवाल पूछ रही है। कह रही है कि जब विस्फोटक की जांच में सावधानी क्यों नहीं बरती गई। जांच का विषय है कि अभी देखिए 2900 किलोग्राम के करीब इन लोगों ने ये सब जो पकड़ा था एक्सप्लोसिव मटेरियल जो बता रहे ये लोग, उसको रखा था। तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था? ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट हो या नौगाम, एजेंसियां गहनता से इसकी जांच कर रही है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सियासी दलों को सवाल उठाने से अच्छा रहेगा वो इस समस्या की तह में जाएं और समाधान की कोशिश करें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट को खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से दिल्ली में धमाके के बाद इसे बंद किया गया था, लेकिन अब अहम जानकारी मिल रही है कि गेट नंबर 2 और 3 यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि पूरे इलाके में आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल आतंकी शाहीन और परवेज का उत्तर प्रदेश कनेक्शन है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां यूपी एटीएस की रडार पर प्रदेश के लगभग 200 डॉक्टर्स आ गए हैं। इन डॉक्टरों की कुंडली लगातार खंगाली जा रही है और अगर जरा सा भी कनेक्शन हमले से जुड़ता है तो उनका योगी स्टाइल वाला इलाज किया जाएगा। इसके लिए यूपी के कई शहरों में एक्शन भी तेज हो गया है। आतंकी शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली है। आतंकी परवेज लखनऊ का रहने वाला है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां 200 डॉक्टरों का इतिहास भूगोल खंगाल रही है। यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद की जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला कि वो एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी गई थी, रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी गई थी, जिसमें से कुछ धर्मांतरण का भी एंगल सामने आया था, जिसको लेकर यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड भी पहुंची है। क्योंकि जैश की मैडम सर्जन शाहीन शाहिद ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना आतंकी नेटवर्क बनाया था। उसके संपर्क में पाक सेना और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और स्टूडेंट थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर भी शाहिद के संपर्क में थे। ऐसे में अब करीब 200 डॉक्टरों को रडार पर लिया गया है। एटीएस की टीम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल है। इतना ही नहीं, पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है तो दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसते जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 2 एफआईआर। चीटिंग और फॉर्जरी का ये पूरा मामला है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यूजीसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दे दिया है। ये बड़ी जानकारी
अल-फलाह, जहां से ये सभी डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे, जुड़े हुए थे, इसको शिकंजा कसती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। और इन सब के बीच एफआईआर दर्ज की गई है। चीटिंग और फर्जरी का मामला बताया जा रहा है। इन्हीं की धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके तार दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अचानक से गायब हो गए हैं। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ना तो इनका फोन चालू है और ना ही उनकी लोकेशन का कोई भी पता चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आतंकी नेटवर्क का ये 15 डॉक्टर भी हिस्सा थे? ऐसे में सवाल है कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर कहां घूम रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली दहलाने का प्लान फरीदाबाद के धौज में बनाया था। ये काफी हद तक साफ हो चुका है। और जैसे ही आतंकी मुजम्मिल गिरफ्त में आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं, जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। मुजम्मिल के कॉल डिटेल के आधार पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद आया। जब पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी पहुंची तो 15 डॉक्टर नहीं मिले। अल-फलाह के आसपास के इलाके, यहाँ से 10 किलोमीटर तक जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी सर्च हो रही है। उससे पहले भी उसके आसपास के इलाकों में सर्च हुई थी और ये लगातार रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ पर कोई जो है इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर वो रेड कर रहे हैं। और जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टर आतंकी निकले हैं, वहाँ 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। ऐसे में यही व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार किया गया और जब ये नेक्सस का पर्दाफाश हुआ तो सब भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर पहुंची है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेज जुटा रही है। कि ये हेड क्वार्टर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जहां आज दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है और ये पूरे जो है यहां पर अंदर पूछताछ की जा रही है। टीम ने आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की है ताकि लापता डॉक्टरों की हिस्ट्री मिल सके। और देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल जैसे डॉक्टरों ने साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और डायरेक्टर का जो इतिहास है वो भी काफी दागदार रहा है। 9 कंपनियों के मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी तकरीबन 37 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहा है। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और डायरेक्टर सऊद अहमद सिद्दीकी पर 7.5 करोड़ फ्रॉड का आरोप था, जिसमें 37 महीने तक दोनों तिहाड़ जेल में बंद रहे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। इसके फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी की 9 कंपनियां हैं। इनमें से ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन 274A अल-फलाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यहीं से 78 एकड़ के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी संचालन किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों से लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम अभी मौके पर मौजूद है। 2014 में यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। इस ट्रस्ट के प्रमुख जावेद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी हैं। यूनिवर्सिटी के सूत्र ने बताया कि इंस्टीट्यूशन को अरब देशों से डोनेशन भी मिलता है। आज डॉक्टर के टेरर नेटवर्क के हॉटस्पॉट की कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के शहर सफेद पोश आतंकियों के हॉटस्पॉट के तौर पर विकसित हो रहा है। अब तक की जांच में तो ये बात पूरी तरह से साबित भी हो रही है। नौगाम में जैश के पोस्टर से लेकर नौगाम में ब्लास्ट तक, फरीदाबाद, अनंतनाग, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर ऐसे शहर हैं जहां पर इन आतंकियों के ठिकानों का पता चला है। और अब एजेंसियां टेरर नेटवर्क के एक हॉटस्पॉट की यहां पहचान करती हुई नजर आ रही है। और इन 8 तस्वीरों में दिख रहे जगहों के नाम और चेहरे इन दिनों चर्चा में हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं और उनमें सबसे कॉमन डॉक्टरों के नाम हैं डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज। ये वो नाम है जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में है। इन डॉक्टरों पर आरोप गंभीर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी डॉक्टर बड़ा खतरा क्यों है, तो जान लीजिए। बड़े मेडिकल संस्थानों तक पहुंच, बम और जहर बनाने में एक्सपर्ट, अच्छी कमाई, फंड जुटाना आसान, फंडिंग के अलग अलग तरीकों की जानकारी, इंटरनेट और तकनीक की समझ, व्हाइट कॉलर पेशे से यात्राएं आसान, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, प्रोफेशनल छवि की वजह से संदेह कम, आम लोगों के लिए समझना मुश्किल, मेडिकल कॉलेज में ब्रेन वॉश बड़ा चैलेंज। यही कारण है जांच एजेंसियां इन हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें खत्म करने में जुटी है। दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच अब पंजाब तक पहुंच गई है। पठानकोट में मामून कैंट मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है,
बल्कि उन कड़ियों का खुलासा है जो कि दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड से जुड़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पठानकोट से एक सीनियर सर्जन डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया है। ब्लास्ट मामले में इस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। एनआईए बैकवर्ड लिंकेज जो है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये डॉक्टर किस किस के संपर्क में था, जिसके तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं, जो फिलहाल पिछले 3 साल से व्हाइट मेडिकल कॉलेज पठानकोट में सर्जन और प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। जांच में पता चला कि इससे पहले डॉक्टर रईस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 2020 से 2021 तक काम किया। डॉक्टर रईस दिल्ली कार ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के संपर्क में था। दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई। डॉक्टर रईस जम्मू कश्मीर का निवासी है और उमर भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। लगातार दोनों के बीच संपर्क डॉक्टर रईस को जांच एजेंसियों के रडार पर ले आया। अब दिल्ली से पठानकोट तक जांच तेजी से नई दिशा में आगे बढ़ रही है। रोज नए अध्याय खुल रहे हैं। अब देखना होगा कि पठानकोट का डॉक्टर कितने राज खोलता है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के खुलासे और मुस्लिम डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों ने देश में डर का एक नया माहौल खड़ा कर दिया है कि कैसे धरती के भगवान समझे जाने वाले ये डॉक्टर मौत के डॉक्टर बन गए। और अब इसी कड़ी में यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम डॉक्टर्स का बहिष्कार करने की अपील की है। एक नई बहस को ही अब जन्म दे दिया गया है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड से लेकर हर एक गुर्गा डॉक्टर ही है। कोई इनमें कार्डियोलॉजिस्ट है तो कोई आई स्पेशलिस्ट तो कोई सर्जन। आतंकी इस नई पौध के सामने आने से हर कोई डरा हुआ है। इस बीच यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं करवाने की अपील कर डाली है। डॉक्टर जानवर बनकर लोगों का नरसंहार, हम हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं। मैं जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इसकी जांच करें। नरसिंहानंद के मुताबिक हिंदुओं को मुस्लिम डॉक्टर से दूरी बनानी चाहिए। मुस्लिम डॉक्टर्स हिंदू मरीजों को और बीमार बना सकते हैं। हिंदुओं की मास किलिंग की साजिश भी रच सकते हैं। वहीं वीएचपी के विनोद बंसल ने तो मुस्लिम डॉक्टर्स पर हिंदुओं को संतानहीन बनाने का आरोप लगा दिया है। मेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर था और वो हिंदू महिलाओं को, सैकड़ों हिंदू महिलाओं को उसने बांध्याकरण के इंजेक्शन लगाए। यानी कावड़ पद पर नेम प्लेट लगाने का हर साल वाला बवाल व्हाइट कॉलर जिहादी डॉक्टर्स की वजह से अब अस्पताल और क्लिनिक्स तक पहुंच गया है। तो देखिए किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो रडार पर हैं और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिनको आपकी जान बचानी चाहिए वही आपके किस तरह से जान के दुश्मन बन गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के डॉक्टर उमर के दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने की पुष्टि होने के बाद अब नवगाम स्थित घर को सुरक्षा बलों ने यहां उड़ा दिया है और इसे आतंक और उनके हमदर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में धमाके के बाद योगी फोर्स भी एक्शन मोड में है। आतंकियों के तार यूपी से जुड़ने के बाद यूपी पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर ली है। उनकी हर एक एक्टिविटी पर लगातार नजर रखी जा रही है और अगर जरा सी भी कहीं लापरवाही दिखी तो आतंकियों पर योगी फोर्स कहर बनकर टूटेगी। और इसलिए यूपी पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आगरा की है जहां एसएसएफ ने मेट्रो स्टेशन में मॉक ड्रिल के दौरान एक आतंकी को दबोचा। तो वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी की है जहां आतंकवादी हमले से निपटने के लिए एनएसजी ने ऑपरेशन चलाया। आगरा के मेट्रो स्टेशन में एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सबसे पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को मेट्रो परिसर में विस्फोट करने के इरादे से एंट्री की। सुरक्षा गार्ड ने इसकी जानकारी इंचार्ज को दी। मेट्रो इंचार्ज ने इसकी जानकारी क्यूआरटी और सुरक्षा प्रभारी को दी। इसके बाद एसएसएफ के जवान ने 6 टीमें बनाकर पूरे मेट्रो स्टेशन में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके पास से एक्सप्लोजिव में भरी बेल्ट, ट्रिगर यूनिट और कुछ तार बरामद किए गए। संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक मॉक ड्रिल पूरी की गई। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में एनएसजी भी अलर्ट पर है। वाराणसी के रविदास घाट पर एनएसजी ने भी मॉक ड्रिल की। गंगोत्री क्रूज के पास तेज धमाका हुआ, चारों ओर धुआं फैल गया। अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। रस्सी के सहारे एनएसजी कमांडो क्रूज पर उतरे और क्रूज में मौजूद आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों को घेरने के बाद एनएसजी कमांडोज ने उन्हें एक एक कर मौत के घाट उतार दिया और पर्यटकों को क्रूज से सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि काशी और अयोध्या लगातार आतंकियों के निशाने पर है। ऐसे में मॉक ड्रिल काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली को दहलाने वाला प्लान बनाने वाले आतंकियों का अंत तो तय है, क्योंकि उन्होंने योगी के प्रदेश में आतंकी प्लान बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसकी जड़ों को जमीन से उखाड़ने के लिए न सिर्फ छापेमारी हो रही है बल्कि रडार पर जमात भी आ गई है। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो भी जमात आएंगी उनकी फुल प्रूफ चेकिंग की जाएगी। जमात में आने वालों के कागजात देखे जाएंगे। तबलीगी जमात में शामिल हर जमाती का आधार कार्ड चेक किया जाएगा।
साथ ही जम्मू कश्मीर से प्रदेश में ड्राई फ्रूट और ऊनी शॉल बेचने आते हैं, उनकी भी चेकिंग होगी। लखनऊ में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां जमात के लोग पहुंचते हैं। अब जब वो जमात के लोग मस्जिद पहुंचेंगे तो लोकल पुलिस उनका सत्यापन करेगी, उनका आधार कार्ड, उनके कागज को चेक किया जाएगा। पुलिस के इस एक्शन पर दारुल उलूम ने इसे सही तो बताया है, लेकिन ये भी कहा कि मस्जिद में कोई खुफिया काम नहीं होता। मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ कोई आने वाले का आना हम खुफिया रखें या उसको हम पर्दे में रखें। खुली जगह है, जिसको आना है आकर चेक कर सकता है। यूपी में योगी फोर्स की निगाहों से न तो कोई आतंकी बच पाएगा और न ही आतंकी मॉड्यूल पनप पाएगा, क्योंकि योगी ऐसे लोगों का जड़ से तगड़ा और पक्का इलाज करना जानते हैं। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर उमर के दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने की पुष्टि होने के बाद नौगाम स्थित घर को सुरक्षा बलों ने यहां पर उड़ा दिया है। इसे आतंक और उनके हमदर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस कार्रवाई को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला की आतंकियों से हमदर्दी छलक आई। जबकि इस ब्लास्ट में उमर की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, बिल्कुल यूपी और अन्य प्रदेशों में अपराधियों के खिलाफ होने वाले बुलडोजर एक्शन की तरह। लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासतदां इसे गलत मानते हैं। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तक रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ये। इससे पहले पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। बीजेपी ने इस कार्रवाई को गलत मानने वालों को आड़े हाथों लिया है। क्यों नहीं होना चाहिए? जो आतंकवादी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, उसके परिजन हो, उसके जानने वाले हो, सब पर जांच होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे ध्वस्त करना चाहिए। आखिरी सवाल। लेकिन आतंकियों के खिलाफ ये हमदर्दी कम नहीं हो रही है। आतंकियों के जनाजे में भीड़भाड़ उमड़ पड़ती है और आतंक के आकाओं की दुकान चलती रहती है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद जांच एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। देखिए, इन आतंकियों ने धमाके के साथ साथ कई हिंदूवादी नेताओं पर भी हमले की पूरी प्लानिंग की थी। दिवाली से ही धमाके की प्लानिंग कर रहे इन आतंकियों ने सेना भवन से लेकर राम मंदिर तक की रेकी कर रखी थी। आतंकियों से पूछताछ के दौरान हुए इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के होश ही फाख्ता कर दिए हैं। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण, गोपाल राय, साध्वी दिव्यागिरी और शिशिर चतुर्वेदी आतंकियों के निशाने पर थे। इन हिंदूवादी नेताओं को पुलिस ने अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है और यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी सब जुटाई जा रही है और उन्होंने कहा है हम लोगों से कि आप अलर्ट रहिए। आतंकियों की ट्रैवल हिस्ट्री, उनके पास से बरामद हुई डायरी और डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल की CDR और डंप डेटा में ये खुलासा हुआ है। जो आतंकवादी डॉक्टर्स अभी पकड़े गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया है जो उनकी हिट लिस्ट पे थे। मतलब साफ है कि ये मॉड्यूल धर्मांतरण से लेकर धमाका और हत्या तक कई प्लान एक साथ लेकर चल रहा है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियां बड़े स्तर पर काम कर रही है। आतंकियों के घर नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसी बीच दिल्ली धमाके का एक्सक्लूसिव CCTV वीडियो सामने आया, जो कि इतना ज्यादा जोरदार था कि 40 फीट तक नीचे धरती हिलती हुई नजर आई, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर मौजूद कैफे में खड़े लोग दहशत में आ गए। दिल्ली धमाके का जो CCTV वीडियो सामने आया, कुछ लोग कैफे में बैठे दिखाई दिए, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन पर गुजरते नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जोरदार धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि कुछ देर तक धरती हिलती रही, जिससे वहां मौजूद लोग खौफ में आ गए। वहां मौजूद लोगों ने इसे भूकंप समझा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आतंकियों की दिल्ली दहलाने की साजिश थी। इस धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी, जबकि 1 किलोमीटर के दायरे में धरती हिल गई। यही नहीं, करीब 42 फीट नीचे तक धरती कांप उठी। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें धमाके से जुड़ी हुई चौंकाने वाली थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। धमाके के दौरान मौके पर मौजूद I-20 कार के 60% मिले एग्जिबिट में बड़ा खुलासा हुआ है कि लाल किला धमाके में केवल 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और ये भी हो सकता है कि आतंकी उमर ने लाल किला पार्किंग में ही इस विस्फोटक को तैयार किया हो। ब्लास्ट के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया था। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले हैं। हो सकता है कि आतंकी डॉक्टर उमर ने इस ब्लास्ट को महज 5 से 10 मिनट में अंजाम दिया हो, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को विस्फोटक से जुड़े 52 सैंपल से ये पता चला है कि उमर ने विस्फोटक बनाने के लिए 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि मौके से मिले पतले तार भी बरामद हुए हैं और इस तरह के एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता है। और लाल किले की पार्किंग में आतंकी उमर 10 नवंबर को दोपहर 3:20 पर पहुंच गया था
उसने इस पार्किंग में करीब 3 घंटे का वक्त बिताया। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं उमर ने धमाके का पूरा प्लान इसी 3 घंटे के अंदर तो नहीं बनाया, क्योंकि आतंकी उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। उसे पार्किंग में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसने कार के अंदर ही विस्फोटक तैयार किया और जब विस्फोटक तैयार हो गया तो उसी कार से बाहर निकला और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट कर दिया। आतंकी डॉक्टर उमर का एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से धमाका करने तक कई सीसीटीवी विजुअल जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है जो उस वक्त का बताया जा रहा है जब आतंकी मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका था। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही शायद उमर खौफ में था और फरारी काटने के दौरान फरीदाबाद के एक मोबाइल शॉप पर पहुंचा था, जहां कुर्सी पर बैठकर बैग से 2 मोबाइल निकालता दिखा। एक मोबाइल दुकानदार को देता है तो दूसरा खुद के पास रखता है। अब 2 मोबाइल सुरक्षा एजेंसियों के लिए मिस्ट्री बन गए हैं, क्योंकि आतंकी उमर ने खुद को 10 नवंबर को उड़ाया था, लेकिन वहां से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। तो क्या आतंकी ने ब्लास्ट से पहले मोबाइल फेंक दिए या मोबाइल अपने साथी को दे दिए? क्या इन्हीं मोबाइल के जरिए वो अपने आका के संपर्क में था? सीसीटीवी में उमर घबराया हुआ नजर आ रहा है। उसके पास एक बैग भी दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि उसके बैग में क्या रखा था। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे इस नए वीडियो के बाद मोबाइल भी मिस्ट्री बन गए हैं। वहीं दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर मोहम्मद ने आखिर किन-किन जगहों पर कदम रोके? क्या उसकी मूवमेंट का कोई पैटर्न और इन ठिकानों का उसकी साजिश से क्या रिश्ता है? इसकी जांच में एक और स्टॉप सामने आया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर उमर तकरीबन 10 से 15 मिनट बिताता हुआ दिखाई दिया था। ब्लास्ट से ठीक पहले आतंकी उमर मोहम्मद की गतिविधियों की कड़ियां अब तेजी से खुल रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद यहाँ पर आया था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। यहाँ पर उसने चाय की दुकान पर कुछ समय रुककर रेकी की थी। यहाँ एनआईए की टीम पहुंची और टी स्टॉल संचालक से पूछताछ की। लड़का आया था यहाँ पे 2-4-5 मिनट बैठा है, फिर चला गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो किसी संकेत का इंतजार कर रहा था? क्या ये 10-15 मिनट उसकी साजिश का अहम हिस्सा थे, या वो किसी लोकेशन की रेकी कर रहा था, या फिर ब्लास्ट से पहले अपने अगले कदम को फाइनल कर रहा था? इससे पहले भी उमर की कई संदिग्ध लोकेशन सामने आ चुकी है और हर नया पड़ाव उसकी तैयारी और ब्लास्ट की प्लानिंग को और साफ करते जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की पहेली में अब वजीरपुर वाला ये स्टॉप भी एक बड़ा सुराग बनकर सामने आया है। दिल्ली धमाके में कई हैंडलर्स के जुड़े होने के खुलासे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और दुबई से पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा था। आतंकियों के आका उन्हें हर एक्शन के लिए ऑर्डर दे रहे थे ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके, क्योंकि आतंकियों को लगा था कि जांच एजेंसियां फरीदाबाद में रखे विस्फोटक तक जल्द पहुंच सकती है। ऐसे में उनका प्लान फेल हो सकता है। ऐसे में तत्काल पाकिस्तान और तुर्की में बैठे हैंडलर ने पूरे नेटवर्क को एक्टिव किया गया और दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इसीलिए धमाके के तार तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे हैंडलर UKASA से जुड़े रहे हैं, क्योंकि UKASA थ्रीमा ऐप्स के जरिए आतंकी डॉक्टर उमर और आतंकी मुजम्मिल से कांटेक्ट कर रहा था। इन लोगों ने सिग्नल ऐप पर भी एक ग्रुप बनाया था जिसके जरिए ये सभी एक दूसरे से जुड़े थे। दिल्ली धमाके के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पूरी प्लानिंग की। उसने आतंकी डॉक्टर उमर को ऑर्डर दिए। वो उमर को पल पल की जानकारी दे रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर को जल्दी जगह चेंज करने को कह रहा था और उसे मेवात के आसपास बने गुप्त ठिकानों के बारे में बताया। उमर की मदद के लिए स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया। फरीदाबाद मॉड्यूल फेल होने के बाद पाकिस्तान, तुर्की और दुबई में बैठे हैंडलर्स ने उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की। दावा ये भी किया जा रहा है कि जब उमर 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में था तो तब उसने इन हैंडलर से बात भी की और इसके बाद ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो वहीं दिल्ली धमाके में सुरक्षा एजेंसियों को नए इनपुट मिल रहे हैं। तुर्की के बाद धमाके का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। इस नेटवर्क को आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का भाई आतंकी मुजफ्फर राठर ऑपरेट कर रहा था। ऐसे के साथ साथ धमाके में शामिल आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली धमाके के लिए भी आतंकी उमर को मुजफ्फर राठर ने ही ऑर्डर दिया था। मुजफ्फर भारत में टेरर मॉड्यूल और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर के बीच मीडिएटर का काम करता है। पाकिस्तानी हैंडलर इस पूरे प्लान को अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और वाया दुबई भारत में आतंकियों की डी गैंग का नेटवर्क काम कर रहा था। मुजफ्फर राठर आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का बड़ा भाई है, जो पिछले 5 साल से आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव है और यही आतंकियों को कमान देता है। मुजफ्फर राठर ही आतंकी नेटवर्क के लिए विदेशी फंडिंग हैंडल करता है, आतंकियों की विदेश यात्राओं की प्लानिंग करता है, आतंक का सामान जुटाने में मदद करता है। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फर ने ही अपने छोटे भाई आदिल को कट्टर बनाया, उसे आतंकी उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया।
और मुजफ्फर ने ही उमर को दिल्ली धमाके का ऑर्डर दिया, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल फेल होने के बाद आतंकियों की प्लानिंग फेल हो गई थी और वो किसी भी हाल में भारत को दहलाना चाहते थे। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के बोर्ड से डॉक्टर शाहीन के नाम को हटा दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में नाम आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने फार्माकोलॉजी विभाग के बोर्ड से डॉक्टर शाहीन के नाम को हटा दिया है। एटीएस ने कॉलेज कैंपस और कार्डियोलॉजी विभाग के हॉस्टल की तलाशी ली। जांच टीम डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों के लिंक खंगाल रही है और पता लगा रही है कि शाहीन से कौन कौन से लोग आखिर संपर्क में थे। लेकिन बड़ी जानकारी, अब यहां से बोर्ड से उनका नाम हटा दिया गया है। मेरी मौजूदगी इस समय GSVM मेडिकल कॉलेज के 2nd फ्लोर पर मैं मौजूद हूं। देखिए यहाँ पर इसी डिपार्टमेंट में ये फार्माकोलॉजी विभाग है, यानी और भी कई विभाग इसके अंदर आते हैं। मेरी मौजूदगी वहीं पर है और थोड़ा सा जब हम कैमरे को पोस्ट करेंगे तो इस तरफ देखेंगे कि एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा है फार्माकोलॉजी विभाग, यानी इसी विभाग में डॉक्टर शाहीन HOD थी। और ये सफ़ेद रंग की आप पट्टी देख सकते हैं। इस पट्टी के पहले यहाँ पर इस जगह पर डॉक्टर शाहीन का नाम लिखा था। जैसे ही डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी होती है, ATS कानपुर पहुंचती है, मेडिकल कॉलेज से उनके सारे दस्तावेज लेके जाती है। उसके बाद में विभाग एक्शन में आता है GSVM मेडिकल कॉलेज का और उनका बोर्ड से नाम हटा दिया जाता है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का उत्तराखंड में चल रहे धर्मांतरण नेटवर्क का भी एक कनेक्शन सामने आया। संदिग्ध महिला आतंकी शाहीन के करीबियों की लोकेशन उत्तराखंड ट्रेस की गई है, जिसकी जांच के लिए अब उत्तर प्रदेश ATS की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है। क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के तार उत्तराखंड तक जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की जांच में इसका खुलासा हुआ है। शाहीन मैसेजिंग ऐप सिग्नल और थ्रीमा के जरिए बात करती थी। शाहीन जिन लोगों के संपर्क में थी उनमें से कुछ उत्तराखंड के हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन का धर्मांतरण नेटवर्क से भी कनेक्शन हो सकता है, जिसका यूपी ATS की टीम पता लगा रही है। जिन लोगों से लगातार टच में थी उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं। साथ ही आपको बता दें तो यूपी ATS की टीम डॉक्टर शाहीन के धर्मांतरण नेटवर्क के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि शाहीन के मंसूबे कितने खतरनाक थे। तो वहीं देखिए, आतंकी शाहीन शाहिद को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शाहीन आखिर कितनी शातिर है, ये खुलासा पूछताछ के बाद सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस से बचने के लिए शाहीन ने फर्जी सिम कार्ड वाले प्लान पर भी वो लगातार काम कर रही थी। जैश की मैडम सर्जन शाहीन शाहिद के राज का एक और तिलिस्म सामने आया है। खुलासा हुआ है कि शाहीन अपने आतंकी मंसूबों पर काम करने के लिए फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रही थी। शाहीन जिस सिम का इस्तेमाल कर रही थी वो फर्जी पते पर ली गई थी। साल 2023 में शाहीन ने फरीदाबाद के एक मस्जिद के पते पर सिम ली थी। मस्जिद धौज कस्बे में आती है और उसी धौज इलाके से कुछ दूरी पर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है। खुलासा तो ये भी हुआ कि शाहीन कभी लखनऊ में अपने पिता के घर स्थायी पता नहीं लिखती थी, बल्कि अपने भाई परवेज अंसारी के घर को स्थायी पता बताती थी, जो कि सहारनपुर का था। जांच एजेंसियां सहारनपुर की उस जगह भी पहुंची जहां पर परवेज अपना क्लिनिक चलाता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि बड़ी वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी डॉक्टर विदेश भागने की फिराक में थे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों का प्लान बेहद खतरनाक और भारी तबाही मचाने वाला था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई शहर इनके टारगेट पर थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सभी साजिशकर्ता शहर शहर सीरियल ब्लास्ट करके विदेश भागने की फिराक में थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की प्लानिंग ब्लास्ट करने के बाद देश छोड़कर भागने की थी। जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि शाहीन ने भारत छोड़कर अरब जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस संबंध में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन भी भेजा गया। हालांकि वेरिफिकेशन में देरी होने की वजह से पासपोर्ट नहीं बन पाया था और इनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में भले ही पाकिस्तान का बहावलपुर एपिसेंटर के तौर पर सामने आ गया, लेकिन इसका जाल कश्मीर से लेकर यूपी तक फैला हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली को दहलाने के लिए आतंकियों ने 2 नोडल सेंटर बनाए थे। एक फरीदाबाद था तो दूसरा यूपी का सहारनपुर, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों का दिल्ली के करीब होना और दूसरा लोकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट। जांच एजेंसियों ने सहारनपुर नेटवर्क को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सहारनपुर नेटवर्क को खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली थी डॉक्टर शाहीन को। उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को सहारनपुर में पैठ बढ़ाने का निर्देश दिया। दिल्ली ब्लास्ट का सहारनपुर कनेक्शन तब सामने आया
जब डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई, जो 2024 में यहाँ के फेमस अस्पताल से जुड़ा। इसके बाद शाहीन के भाई परवेज का यहाँ पर क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया, जो देहरादून चौक पर 2021 तक क्लिनिक चलाने के बाद गायब हो गया। इसी कड़ी में परवेज के यहाँ काम करने वाले सनी नाम के एक शख्स की बात सामने आई, जिसके माध्यम से परवेज ने शोएब से कार खरीदी, जिसका इस्तेमाल I20 की तरह होता। और अब इसी कड़ी में सहारनपुर के 2 यूट्यूबर्स का नाम भी सामने आया है, जो आदिल की निकाह में श्रीनगर गए थे। तो देखिए, दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान और तुर्की के बाद अब मालदीव से भी जुड़ गया है। जी हाँ, यहाँ पर फरीदाबाद और सहारनपुर नेटवर्क के बीच की सबसे अहम कड़ी शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के 3 साल तक रहने की बात का खुलासा हुआ। पाकिस्तान और तुर्की की तरह ही मालदीव में भी मुस्लिम ये राष्ट्र बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। इन नए खुलासे ने मसूद अजहर की उस प्लानिंग की भी पुष्टि कर दी है, जिसमें वो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को दूसरे देशों में भी शिफ्ट करना चाहता है। दरअसल शाहीन यानी मैडम सर्जन का भाई डॉक्टर परवेज करीब 3 साल तक मालदीव में रह चुका है। परवेज की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच में ये खुलासा हुआ है। यहाँ वो एक निजी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। आशंका है यहीं कट्टरपंथियों से उसकी नज़दीकियां बढ़ी और इसी दौरान उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से भी हुआ। पूरी प्लानिंग रचने के बाद ही वो भारत वापस लौटा। जिहाद के इस मल्टीनेशनल मॉड्यूल में अब तक 7 से 8 देशों का नाम जुड़ चुका है। पाकिस्तान, क्योंकि जैश का हेडक्वार्टर यहीं है। तुर्की, जहां उमर मुजम्मिल हैंडलर से मिले। चीन, जहां गुजरात में पकड़ा गया डॉक्टर पढ़ता था। बांग्लादेश, जहां से नेपाल के रास्ते विस्फोटक आए। UAE, जहां से मुजफ्फर राठार प्लान हैंडल कर रहा था। और मालदीव, जहां परवेज कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। इस नए खुलासे ने आतंक के एक भयावह और विश्वव्यापी रूप को सामने कर दिया है। दिल्ली के दिल लाल किला के पास हुए धमाके के बाद आज ब्लास्ट साइट पर सफाई का काम किया गया। बैरिकेड हटाए गए और भारी सुरक्षा के बीच यहां पर रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। धमाके के बाद इलाके में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही थी। पूरी दिल्ली अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन आज ये तस्वीर बदलने लगी। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे एरिया की व्यवस्थित सफाई शुरू की गई। कचरे को हटाया गया, सड़क की धुलाई की गई और वो जगह जहां धमाका हुआ था उसे भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। 10 नवंबर को ठीक इसी जगह पर लाल किला के ठीक सामने यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। आज जाके ये सड़क को यहाँ पर खोल दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद अब एरिया को सामान्य स्थिति में लाया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। सुरक्षा बलों की तैनाती है। मौके की फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज और संदिग्धों की मूवमेंट का विश्लेषण किया जा रहा है। कई टीमें अलग अलग एंगल पर यहाँ काम कर रही है। तो वहीं दिल्ली लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को 6 दिन हो चुके हैं। ब्लास्ट के बाद से बंद रास्ता अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इन 6 दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन लोगों ने किया जो अपनी कार किला की पार्किंग में खड़ी करके गए थे। एक तरफ ब्लास्ट वाला रास्ता और जगह से पुलिस ने मलबा और व्हाइट पर्दे हटा दिए। दूसरी तरफ 6 दिन से पार्किंग में खड़ी कार मालिकों को दे दिया गया। हालांकि पुलिस ने हर गाड़ी का नंबर और जानकारी नोट डाउन कर रखी है, क्योंकि आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले पार्किंग में 3 घंटे रोका था। लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से गाड़ियों को बम स्काउट की टीम ने चेक किया। इसके बाद गाड़ियों को क्लीन चिट दी गई, लेकिन इन 6 दिनों में कार के मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं दिल्ली धमाके के बाद जहां चांदनी चौक और लाल किला के आसपास के बाजारों में सन्नाटा पसरा था, 5 दिन के बाद फिर उन दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरे में खुशी की रौनक लौट आई है। ग्राहकों का आना भी यहां शुरू हो गया, जिसके बाद दुकानदारों के मन में थोड़ी सी खुशी जरूर आई है। 10 नवंबर को धमाके के बाद लाल किला और चांदनी चौक के बाजारों को बंद कर दिया गया। यहाँ कारीगर तो जा रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं था। आज 5 दिनों बाद फिर से चांदनी चौक के बाजार में चहल पहल देखने को मिली। चांदनी चौक के बाहर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। बाजार के रास्ते आम जनता के लिए खोल दिए गए। अब बाजार में चहल पहल भी देखने को मिल रही है। आज 5 दिन के बाद चांदनी चौक की मार्केट खुली है और जरा मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से इतने दिनों के बाद मार्केट में रौनक लगी है। आप देख सकते हैं, बस अभी कुछ ही देर पहले यहाँ का रास्ता खुला है, बैरिकेडिंग हटाई गई है, तो अच्छी खासी संख्या में हमें लोग आते दिख रहे हैं। बाजार खुलने के बाद दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली। खासकर मजदूर वर्ग जो पिछले 5 दिनों से घर में बैठा हुआ था, वो काफी खुश नजर आया। पहले भी आया हूँ, तो पहले तो क्या बहुत रस रहता था यहाँ पे, अभी तो उतना रस नहीं दिख रहा है मेरे को। बम ब्लास्ट के बाद पहली बार बैरिकेडिंग हटी है, इसलिए ये जरा चहल पहल बढ़ रही है धीरे धीरे। 5 दिन से मार्केट
बंद पड़ा हुआ था, पब्लिक नहीं आ रहा, तो पूरा सुनेटा दिखाई दे रहा था ऐसे, और पूरा दुकानदार भी बैठे हुए हैं ऐसे। बाजार तो खुल गए हैं, आम लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है, लेकिन धमाके के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?